कभी सोचा है कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो कैसे दुनिया के सबसे बड़े और अमीर देशों में से एक पर राज करने लगी? आज हम भारत के उन गवर्नर जनरल की कहानी में उतरेंगे जिनकी नीतियों ने न सिर्फ इतिहास का रुख बदला बल्कि हमारे आज को भी एक नई शक्ल दी है। नमस्कार विद्यार्थियों। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से जानते हैं। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि बंगाल में कंपनी ने अपनी जड़ें कैसे जमाई। फिर हम उनकी विस्तार और आर्थिक नीतियों को समझेंगे। इसके बाद हम युद्धों और नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के दौर से गुजरेंगे। फिर सामाजिक सुधारों के एक नए युग को जानेंगे और आखिर में कंपनी के सबसे विवादित दौर की कहानी सुनेंगे। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है बंगाल से। यही वो जगह है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक व्यापारी से शासक बनने का अपना पहला और सबसे मजबूत कदम उठाया था। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए ना पहले इन बदलते हुए पदों को जानना जरूरी है। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से। वक्त के साथ यही पद पहले भारत का गवर्नर जनरल बना और फिर वाइसरॉय, जो सीधा ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करता था। और यह सफर खत्म होता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पर, जो इन सभी भूमिकाओं में एकमात्र भारतीय थे। और इस पूरी कहानी का जो पहला बड़ा किरदार है वो है रॉबर्ट क्लाइव। अपने 2 कार्यकालों में इन्होंने सिर्फ एक पद नहीं संभाला, बल्कि सच पूछिए तो भारत में कंपनी राज की असली नींव ही इन्होंने रखी थी। क्लाइव के जो कदम थे ना, वो बड़े ही निर्णायक थे। उन्होंने प्लासी की लड़ाई जीती, इलाहाबाद की संधि की, लेकिन उनकी सबसे शातिर चाल थी द्वैध शासन। मतलब सोचिए, कंपनी टैक्स भी वसूलेगी और सेना को भी कंट्रोल करेगी, लेकिन लोगों की भलाई की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। सारा अधिकार तो था, पर कोई जवाबदेही नहीं। तो क्लाइव के बाद सीन में आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये कहानी में एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि ये बंगाल के आखिरी गवर्नर थे और पहले गवर्नर जनरल भी बने। इनके दौर में एडमिनिस्ट्रेशन के ढांचे में जबरदस्त बदलाव हुए। हेस्टिंग्स ने आते ही क्लाइव के उस दोहरे शासन वाले सिस्टम को खत्म कर दिया और एक सेंट्रलाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया। लेकिन उनके वक्त का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया, जिससे कंपनी का कंट्रोल अब और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम उस दौर में जा रहे हैं जहां कंपनी ने एक ऐसी आर्थिक नीति लागू की जिसने भारत के गांवों की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्थायी बंदोबस्त की। और इस दौर के जो मुख्य किरदार थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्हें भारत में प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों के लिए जाना जाता है। कॉर्नवालिस ने ही भारत में सिविल सर्विस की नींव डाली और सारे कानूनों को एक जगह इकट्ठा किया, जिसे कॉर्नवालिस कोड कहते हैं। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा कदम था वो था स्थायी बंदोबस्त। इस एक सिस्टम ने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया और टैक्स का रेट हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। इससे कंपनी की कमाई तो पक्की हो गई, लेकिन लाखों किसान वो बेचारे जमींदारों के रहमो करम पर आ गए। अच्छा, कॉर्नवालिस के बाद स्टेज पे आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। इनकी नीतियां एकदम आक्रामक थी। मतलब इनका एक ही मकसद था कंपनी के साम्राज्य को जितनी तेजी से हो सके बढ़ाना। और इस काम के लिए वेलेस्ली का हथियार क्या था? सहायक संधि। अरे, ये एक ऐसी दोस्ती की पेशकश थी जिसे कोई ना कह ही नहीं सकता था। कंपनी कहती कि हम आपको बाहरी हमलों से बचाएंगे, बदले में आप बस अपनी सेना खत्म कर दीजिए और अपनी विदेश नीति हमें दे दीजिए। कितना चालाकी भरा जाल था ये। और हैदराबाद वो पहला राज्य था जो इस जाल में फंसा, और फिर तो एक के बाद एक कई राज्य इसमें शामिल हो गए। तो अब तक हमने देखा कि कैसे संधियों और आर्थिक नीतियों से कंपनी फैल रही थी, लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां नए रेवेन्यू सिस्टम्स भी आए और साथ में आए बड़े बड़े संघर्ष और युद्ध। और इस दौर में आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। हाँ, एक मिनट, यहां कंफ्यूज मत होइएगा, ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इनका टाइम पीरियड जाना जाता है जबरदस्त सैन्य कार्रवाई और आक्रामक विस्तार के लिए। लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंडर में कंपनी ने नेपाल से जंग लड़ी, पिंडारियों का सफाया किया, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका लगा वो लगा मराठों को। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद वो शक्तिशाली मराठा साम्राज्य जो कभी मुगलों की नाक में दम कर देता था, वो लगभग खत्म हो गया। और बस यहीं से भारत में ब्रिटिश हुकूमत के लिए सारे रास्ते खुल गए। तो लड़ाइयों और विस्तार के बाद अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है।
ये वो दौर था जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार भारतीय समाज में सुधार करने की कोशिश की। और इन सामाजिक सुधारों का जो सबसे बड़ा चेहरा बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक और जरूरी बात, ये बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे और पूरे भारत के पहले गवर्नर जनरल भी यही बने। तो बेंटिक का नाम इतिहास में हमेशा सामाजिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। सोचिए, उन्होंने राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के साथ मिलकर सती प्रथा जैसी भयानक कुरीति पर कानूनन रोक लगा दी। और हां, उन्होंने मैकाले की सलाह पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। ये वो दौर है जो जाना जाता है विनाशकारी अफगान युद्धों और कंपनी की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल विलय नीतियों के लिए। और इस दौर का सबसे पावरफुल और शायद सबसे विवादित नाम है लॉर्ड डलहौजी। इनके राज में ब्रिटिश साम्राज्य अपने पीक पर, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। डलहौजी का सबसे बदनाम हथियार था व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नियम बहुत सीधा था, अगर कंपनी के अधीन किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता और उसका राजपाट सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, ये भारतीय राजाओं के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और यही वो चिंगारी थी जिसने उस आग को हवा दी जो आगे चलकर 1857 के विद्रोह के रूप में भड़की। विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल साहित्य प्रकाश को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है इन सभी गवर्नर जनरल्स में से किसकी नीतियों का भारत पर सबसे गहरा असर पड़ा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।